हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टे एक्साइटेड। आज मैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेके आपके सामने आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगेन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस करना स्टार्ट किया था। बेसिक आपको बता दिया था व्हाट इज डिफ्रेक्शन। इट इज बेंडिंग ऑफ अ वेव when it passes along the corners of an obstacle। और कहां को बेंडिंग होगी? towards the region of geometrical shadow। ये वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर लाइट ने भी डिफ्रेक्शन शो कर दी तो प्रूव हो जाएगा लाइट का कैरेक्टर कैसा है, इट्स अ वेव कैरेक्टर। तो लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर प्रूव होगा डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट से। तो जब हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? लाइट डिफ्रेक्शन शो करती है, बिल्कुल शो करती है, तभी ये एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन इट पासेस द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो सीधा जाने की बजाय ये शैडो के रीजन की तरफ बेंड हो जाती है लाइट। बट यहां शार्प कॉर्नर्स क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा, डिफ्रेक्शन किसी भी वेव की हो उसके लिए फंडामेंटल कंडीशन क्या है? जो साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है, जो उसकी डायमेंशंस हैं, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, तो इसलिए लाइट बिल्कुल शार्प कॉर्नर से ही डिफ्रेक्शन शो करेगी। बड़े ब्रॉड ऑब्जेक्ट से ये डिफ्रेक्शन शो नहीं कर सकती। इसी के साथ एक एग्जांपल अगर और ले लें, मान लीजिए साउंड की हम बात करें। साउंड इज अ वेव, वी ऑल नो साउंड इज अ वेव। सपोज यहां पर एक वॉल है, इस वॉल के इधर एक फ्रेंड खड़ा है और इसका दूसरा फ्रेंड खड़ा है इस साइड। अगर ये इसको आवाज लगाए तो क्या ये इसको सुन पाएगा? यस और नो? यस। अगर ये इसको आवाज लगाए, ये ए बी को आवाज लगाएगा तो बी को सुनाई दे जाएगी। क्यों सुनाई दे जाएगी? बिकॉज ऑफ डिफ्रेक्शन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो साउंड आ नहीं सकती यहां तक, बीच में तो ऑब्स्टेकल है, एक वॉल है। तो यहां पर साउंड वेव जो चल रही हैं वो इस तरह से चलते चलते इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में बेंडिंग हुई, यहां से इधर बेंडिंग हुई, एज ए रिजल्ट ये बी के कानों तक आके पहुंच गई। अब साउंड वेव ने डिफ्रेक्शन शो कर दी एक बड़ी वॉल से। क्यों? क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ बहुत हाई है। साउंड वेव की वेवलेंथ हाई है, तो ये बड़े बड़े ऑब्स्टेकल से भी डिफ्रेक्शन शो कर सकते हैं। बट लाइट वेव्स की वेवलेंथ का ऑर्डर रहता है 10 to the power -7 मीटर। एग्जांपल लेते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 350 मीटर पर सेकेंड। इट इज 348। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो चलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 350 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। सपोज कोई आदमी बोल रहा है, लेट अस से इसकी जो साउंड है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, लेट अस टेक एन एग्जांपल 350 हर्ट्ज। सपोज इसकी आवाज मेरी तरह भारी आवाज है, तो भारी आवाज होगी तो मतलब फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो मान लिया हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 350 हर्ट्ज। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? बहुत बार आप लोगों को रिलेशन बता चुका हूं, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी। तो वेवलेंथ होगी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दोनों 350 है। सो 350 अपॉन 350, तो मतलब 1 मीटर इसकी वेवलेंथ होगी। 1 मीटर। इस साउंड वेव की वेवलेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर चौड़ी दीवार होगी, उसके क्रॉस भी ये इसको सुन पाएगा। बट हां, अगर वॉल की विड्थ 2 मीटर हो जाए तो फिर शायद ये इसको ना सुन पाए प्रॉपरली, क्योंकि कंडीशन ये है ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ के इक्वल। ठीक है। सो ये चीज थे बेसिक्स डिफ्रेक्शन के। और पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में भी हमें स्क्रीन पे ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमास मिलते हैं, डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, और उस पैटर्न को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न। डिफ्रेक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न का कंपैरिजन मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं। किस किस पोजीशन में ब्राइट बैंड और डार्क बैंड्स मिल रहे थे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में, और किस किस पोजीशन पे मिलेंगे डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिराइव नहीं किया था, डायरेक्टली कोट किया था। दोनों पैटर्न के सारे डिफरेंसेस, कॉन्ट्रास्ट शार्प है या नहीं है, क्या सारे ब्राइट बैंड इक्वली ब्राइट हैं कि नहीं, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक पार्ट इसमें से पेंडिंग था कि वो डिराइव कैसे करें, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको पोजीशंस बताई थी ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं, आप कंपैरिजन कर पाएं। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं कि डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करके बताइए, इनका कंपैरिजन कीजिए।
ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिफ्रैक्शन दो तरह की है, फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल। हम कौन सी डिफ्रैक्शन स्टडी करने जा रहे हैं? फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होती है? जब सोर्स इंफिनिटी पे हो। इंफिनिटी पे सोर्स होने का मतलब जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए। अब जब हम एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करेंगे तो सोर्स को इंफिनिटी पे रखने की बजाय हम सोर्स को तो पास ही रखते हैं, बट बीम को पैरेलल बना लेते हैं। बीम को पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बायकॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो इसके फोकस पे सोर्स को रखेंगे, जहां इसका फोकस होगा तो वहीं पे हमने एक सोर्स रख दिया S। अब सोर्स से जो भी डाइवर्जिंग बीम यहां से एमर्ज होगी, जब इस बायकॉन्वेक्स लेंस से पास करेगी तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी? ये एक पैरेलल बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इजंट इट सो? सो जब सोर्स से लाइट एमर्ज होगी तब तो वो बीम पैरेलल नहीं थी, लेकिन हमने एक बायकॉन्वेक्स लेंस यूज किया। इस बायकॉन्वेक्स लेंस ने इस इंसिडेंट बीम को पैरेलल बना दिया। जब इंसिडेंट बीम पैरेलल हो गई तो अब जो डिफ्रैक्शन हमें मिलेगी वो डिफ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। चलिए इसके आगे बेटा ये एक स्लिट है AB, जिसका साइज है स्मॉल a। AB का जो साइज है बेटा दैट इज स्मॉल a। ये जो साइज है, साइज ऑफ द स्लिट दैट इज स्मॉल a। ये पिछली क्लास में डिस्कस किया मैंने। अब ये स्लिट से पास करने के बाद अगर तो ये वेव्स ना बेंड करती तो ये स्ट्रेट पैरेलल जाती बीम और इसी स्लिट का इंप्रेशन हमें सामने स्क्रीन पे मिलता। लेकिन अब ये वेव्स बेंड होंगी तो सेंटर पे एक ब्राइट बैंड तो मिलेगा, स्लिट की मेन इमेज तो मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर नीचे अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, जरा वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा इसके आगे फिर से हमने एक बायकॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ इस डिस्टेंस d के बराबर होगी। डिस्टेंस d क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में भी कैपिटल D से ही डिनोट किया था। हाँ, वहां दो स्लिट्स थी तो दो स्लिट्स का प्लेन और स्क्रीन के प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D से डिनोट किया था। यहां पे भी हमने इसको कैपिटल D से डिनोट किया। यहां दो स्लिट्स ना होके सिंगल स्लिट है, ठीक है। और ये जो बायकॉन्वेक्स लेंस रखा है ये हमने स्लिट के बिल्कुल साथ में अटैच करके बिल्कुल इसके साथ जोड़ के रखा है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं इस बायकॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ D के बराबर ही होगी। तो अगर तो ये वेव्स बिल्कुल भी बेंड ना करें तो ये सारी की सारी जो पैरेलल बीम यहां पे गई, ये सारी वेव्स, ये बायकॉन्वेक्स लेंस इसको फोकस करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा इसके फोकस पे और जो लाई करेगा इस सामने स्क्रीन पे। तो स्क्रीन के सेंटर पे ये मीट करेंगी। तो जब ये सारी की सारी रेस स्क्रीन के सेंटर पे मीट कर गई तो हमें वहां पर क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमा मिलना चाहिए कि मिनिमा? हमें ब्राइट बैंड मिलेगा, यस और नो? तो हमें स्क्रीन के सेंटर पे पोजीशन O पे एक मैक्सिमा मिलने जा रहा है, जिस मैक्सिमा को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। दिस मैक्सिमा इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमम। जो सेंटर पे ब्राइट बैंड, जो सबसे ब्राइटेस्ट बैंड है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहां पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी, सेंट्रल के बाद जो ऊपर डार्क और ब्राइट बैंड्स बनेंगे उनको हम सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम कैसे फॉर्म हुआ? तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी यहां से बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल थी, अगर बीम ऑफ लाइट पैरेलल हो तो बेटा वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। सो ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं AB एक प्लेन वेव फ्रंट है, बाकी सारा पार्ट ब्लॉक हो जाएगा इस स्लिट से, सिर्फ ये वेव फ्रंट AB यहां से पास करेगा। जब AB यहां से पास करेगा तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट कन्वर्ज होगा पॉइंट O पे विदाउट एनी पाथ डिफरेंस। विदाउट एनी पाथ डिफरेंस क्या मतलब हुआ? इस चीज को भी समझना, विदाउट एनी पाथ डिफरेंस। पिछली बार तो दो कोहेरेंट वेव्स थी, उनके बीच का पाथ डिफरेंस हम ढूंढ रहे थे। अब किनके पाथ डिफरेंस की बात हो रही है? लिखने में हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसको समझिए क्या मीनिंग है इसका। पॉइंट A से चलने वाली वेव ने जितना पाथ ट्रेवल किया O तक आने के लिए, B से चलने वाली वेव ने भी उतना ही पाथ ट्रेवल किया। इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। पॉइंट A के बाद नेक्स्ट वेव जो यहां से चलेगी और पॉइंट B के ऊपर जो नेक्स्ट वेव यहां से चलेगी, उन दोनों का पाथ बराबर होगा। एक वेव यहां से चलेगी, एक यहां से, उनका पाथ बराबर होगा। एक यहां से जाके वहां मीट करेगी, एक यहां वाली।
इनका पाथ बराबर होगा, मतलब पूरे वेवफ्रंट को ही, पूरे वेवफ्रंट AB को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूं, इन दोनों हिस्सों में ऊपर वाले हिस्से में हर एक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से की हर एक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में कोई एक वेव तो होगी जिसके साथ उसका पाथ डिफरेंस 0 होगा। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो सेंटर पे क्या मिलना चाहिए हमें, ब्राइट बैंड, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, होल वेवफ्रंट AB converges at point O, converges at point O, point O क्या है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, विदाउट एनी पाथ डिफरेंस, विदाउट एनी पाथ डिफरेंस, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। therefore they interfere, waves interfere constructively, waves constructively interfere करेंगी, constructively to give brightest band on screen, to give brightest band या brightest fringe on screen, and this brightest band is called as सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर चुके। हमने क्या कहा, पूरा वेवफ्रंट कन्वर्ज हो जाएगा पॉइंट O पे विदाउट एनी पाथ डिफरेंस। लिखने में बिल्कुल सिंपल लिखा, लेकिन इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी वेव्स थी इस वेवफ्रंट में, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, ऊपर वाले हिस्से की हर एक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में कोई एक वेव ऐसी थी जिसके साथ इसका पाथ डिफरेंस 0 था। तो ऐसी पेयर ऑफ वेव्स जिनका पाथ डिफरेंस आपस में 0 है, अगर वो इंटरफेयर करें तो वो कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करेंगी। जब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, हमें ब्राइट बैंड मिलेगा। जो ब्राइट बैंड हमें सेंटर पे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमम। सो दिस इज हाउ सेंट्रल मैक्सिमम इज फॉर्म्ड, एंड वेयर इज सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ स्क्रीन। इनफैक्ट या ऐसा कहिए, जिस पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा उसी को हम सेंटर ऑफ द स्क्रीन मानेंगे, ठीक है। अब बेटा कुछ वेव्स यहां से बेंड होके ऊपर को जाएंगी और कुछ नीचे को जाएंगी। ये वो वेव्स थी जो बेंड नहीं हुई, जो स्ट्रेट पास कर गई। अब डिफ्रेक्शन की वजह से जब बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ये ऑब्स्टेकल है, शैडो का रीजन ऊपर भी है और नीचे भी, तो वेव्स ऊपर भी बेंड होंगी और वेव्स नीचे भी बेंड होंगी। तो कोई एक जनरल केस लेते हैं, मान लीजिए कुछ वेव्स ऊपर को बेंड हो गई, यहां से कुछ वेव्स, लेट अस से ये वेव फ्रंट मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, यहां से कुछ वेव्स बेंड हो गई एट एन एंगल थीटा। ये किस एंगल से, एट ए डिफ्रेक्शन एंगल थीटा ये वेव्स यहां पे बेंड हो गई। तो ये भी और ये भी यहां से, तो तीनों वेव्स एंगल थीटा पे बेंड हो गई, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये तीनों एंगल बराबर हैं। अब ये लेंस जब इनको कन्वर्ज करेगा तो ये पॉइंट O पे ना मीट करके किसी एक पॉइंट P पे मीट कर रही हैं, स्क्रीन के ऊपर किसी एक पॉइंट P पे मीट करने जा रही हैं अब ये वेव्स। तो जिस पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं, P इज एनी जनरल पॉइंट, अब ये वेव्स यहां पे मीट की। अब यहां पर क्या सभी वेव्स का पाथ बराबर होगा? नहीं। तो अब डिपेंड करेगा कितना पाथ डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहां पे मैक्सिमा बनना चाहिए कि मिनिमा। तो सपोज ये जो पॉइंट P है स्क्रीन पे, इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से पॉइंट O से, लेटर से दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है। अब ये जो वेवफ्रंट है बेटा, अगर वेव्स बेंड हो गई तो क्या वेवफ्रंट भी बेंड होगा? ये बीच वाले पॉइंट को आप C लिख लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट। तो अगर बेटा वेव्स, ये प्लेन वेवफ्रंट था, वेव्स पैरेलल थी, अगर वेव्स एंगल थीटा से बेंड हुई तो कॉमन सेंस की बात है वेवफ्रंट भी किस एंगल से बेंड होना चाहिए? एंगल थीटा से बेंड होना चाहिए। इस पॉइंट को पॉइंट D मार्क करते हैं, और ये वाला जो एंगल है यहां पर बेटा, इसको यहां लिख रहा हूं, ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? थीटा, क्योंकि प्लेन वेवफ्रंट था, पैरेलल वेव्स थी। अगर पैरेलल वेव्स एंगल थीटा से बेंड हुई तो ये प्लेन वेवफ्रंट भी एंगल थीटा से बेंड हुआ होगा, राइट। अब हमारा टारगेट है इन वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जब ये पॉइंट P पे मीट करती हैं। अब यहां ध्यान देना, पिछली बार तो दो ही वेव्स थी, दो कोहेरेंट वेव्स थी, उनका पाथ डिफरेंस डिटरमिन किया था। अब पाथ डिफरेंस किसका डिटरमिन करना है? पॉइंट A से चलने वाली वेव और पॉइंट B से चलने वाली वेव,
इस पूरे वेव फ्रंट के दोनों एक्सट्रीम एंड से चलने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जब वो पॉइंट P पे मीट करेंगी तो कितना होगा, ये हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। देखो बेटा, जो पूरा वेव फ्रंट है इसमें सारे पॉइंट सेम फेज पे होते हैं, तो हम ये मानेंगे A से लेके D तक ये सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे। इसके आगे इनको सेम पाथ ट्रेवल करना है। A से लेके P तक और D से लेके P तक, या ऐसा कहो इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स हैं इन सबको आगे सेम पाथ, इनकी पाथ लेंथ सेम होगी यहां से लेके पॉइंट P तक। तो इसका मतलब जो डिफरेंस जनरेट हुआ वो डिफरेंस कहां पे जनरेट हुआ, तो ये जो पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ ये BD है कि नहीं, इस BD को ही हम पाथ डिफरेंस मान सकते हैं दोनों वेव्स के बीच में। तो चलिए इसके आगे हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम A एंड B, वेव्स फ्रॉम A एंड B, पॉइंट A और B से जो वेव्स चल रही हैं मीटिंग एट P, पॉइंट P पे मिलने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। इस पाथ डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस x से। x किसके इक्वल है, BD के इक्वल है कि नहीं। अब BD जो है क्या वो AB sin थीटा के इक्वल होगा, चेक करो जरा डायग्राम में। ये एंगल थीटा, ये इसके ऑपोजिट साइड है राइट ट्रायंगल में, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज is always sin theta, so BD upon AB is sin theta. This implies that this path difference x should be equal to A sin theta, क्योंकि AB की वैल्यू क्या है, small a, size of the slit is small a। इसके आगे आप रीजन लिख सकते हैं because in right triangle ADB BD upon AB is equal to sin theta। तो एज अ रिजल्ट हमने कह दिया जी BD ही पाथ डिफरेंस है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है, x sin थीटा, सॉरी A sin थीटा। तो देखो बेटा, वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो साइज ऑफ द स्लिट पे, दूसरा एंगल ऑफ बेंडिंग एंगल थीटा, जिसको हम डिफ्रेक्शन एंगल भी कहते हैं। तो बेटा यहां देखिए, जितना बड़ा साइज ऑफ द स्लिट होगा उतना ज्यादा इन दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस होना चाहिए जब ये पॉइंट P पे मीट करेंगे। कॉमन सेंस से भी ये चीज हम समझते हैं, A ज्यादा होगा तो पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा, फॉर्मूला भी यही चीज कह रहा है। उसके बाद दूसरा, ये डिफ्रेक्शन एंगल जितना ज्यादा होगा, पॉइंट P अगर और ऊपर ले जाएंगे तो पाथ डिफरेंस और ज्यादा बढ़ेगा। तो यही चीज यहां पे ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, राइट। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो डिफ्रेक्शन एंगल और स्लिट के साइज पे डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। वेव्स कौन सी, जो वेव फ्रंट के एक्सट्रीम कॉर्नर से चल रही हैं पॉइंट A और B से, जब वो किसी जनरल पॉइंट P पे स्क्रीन पे जाके मीट करती हैं। एनीवे यहां जो पाथ डिफरेंस है डिस्टेंस y के साथ हमने रिलेट नहीं किया। अगर हम y के साथ रिलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, तो देखिए बेटा, इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा, देन साइन थीटा इज जस्ट इक्विवेलेंट टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। नॉर्मली ये डिस्टेंस कैपिटल D बहुत लार्ज होता है, ये ऊपर नीचे ये जो हम डिस्टेंस मूव करते हैं बहुत स्मॉल होता है। अगर आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो डिफ्रेक्शन में बहुत ज्यादा फ्रिंजेस आपको नहीं दिखती, 3-4 आइदर साइड पे 3-4 फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस से ज्यादा आपको नहीं दिख पाती। तो नॉर्मली ये थीटा स्मॉल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन स्मॉल a। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, x अपॉन स्मॉल a। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑलरेडी पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ चुकी है, बस इसको डिस्टेंस y से रिलेट करना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल POC, इन राइट ट्रायंगल POC, इन राइट ट्रायंगल POC अगर आप देखें डिस्टेंस PO अपॉन OC that is equal to tan theta, and for small angles tan theta is equivalent to theta। जैसे sin theta equivalent to theta होता है तो हम इसको simply theta लिख सकते हैं। This implies that theta is equal to PO डिस्टेंस, बेटा देखिए किसके इक्वल है, y के इक्वल, और OC डिस्टेंस कैपिटल D के इक्वल है। सो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 को अगर आप कंपेयर करोगे, व्हाट डू वी गेट, वी गेट
From 2 and 3, what do we get? We get x upon a is equal to y upon capital D. This implies that y is equal to x capital D upon a. X into path difference into capital D upon a. और हाँ, यस, तो ये एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, लेट इट बी रिलेशन नंबर 4। तो आप इन रिलेशन से स्क्रीन पे पोजीशन बता पाएंगे लीनियर डिस्टेंस y के टर्म्स में, यहां पे एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में। अब आप सोचोगे कि ये रिलेशन मैंने अलग रखा और उसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसके पीछे एक रीजन है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा या फर्स्ट डिफ्रेक्शन मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट अ डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो बेटा 30 डिग्री इज नॉट अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल 10 डिग्री से छोटा छोटा। तो अगर एंगल स्मॉल नहीं है, अगर एंगल लार्ज है, तो आप सीधा सीधा x की वैल्यू लिखेंगे a sin थीटा। x शुड बी इक्वल टू a sin थीटा, फिर आप इसको सिंपली थीटा नहीं लिख सकते, राइट? तो वहां से आपको एंगुलर पोजीशन पता है, और अगर आपको साइज ऑफ द स्लिट पता है तो पाथ डिफरेंस मिल गया। अदरवाइज अगर आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट मिनिमा, तो आगे कंडीशंस बताऊंगा फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेकंड के लिए कितना होना चाहिए, तो वहां से आपको साइज ऑफ द स्लिट मिल सकता है। अगर डिफ्रेक्शन एंगल स्मॉल नहीं है तो x पाथ डिफरेंस इज a sin थीटा। अदरवाइज आप इसको x इज इक्वल टू a थीटा लिख सकते हैं, वहां से थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन a स्मॉल एंगल्स के लिए, एंड ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d, दोनों को इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ गई x d अपॉन a। ठीक है, इनफैक्ट इंटरफेरेंस में भी y आ रहा था, पाथ डिफरेंस x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ रहा था वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम इस पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूं यहां पे। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल के बाद जो मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं उनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमास। ठीक है, तो ये यहां तक का पार्ट मैं यहां पे रब कर रहा हूं। आई होप आप ये नोट कर चुके होंगे। तो ये मेन फॉर्मूले नहीं नोट किए तो बेटा वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ये फॉर्मूले इंटैक्ट रखूंगा और बाकी पार्ट मैंने रब कर दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मतलब डार्क बैंड्स। सेकेंडरी मिनिमा कैसे बने? तो यहां पे भी ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा तो बन गए, बट यहां दो कोहेरेंट सोर्सेज थे ही नहीं, यहां एक ही स्लिट थी। तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कि भैया ये डिफ्रेक्शन की वजह से हुआ है। कैसे डिफ्रेक्शन की वजह से हुआ है? तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा डार्क बैंड कैसे बनेंगे? तो बेटा इफ पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू 1 लैम्डा, इंटरफेरेंस में आपने क्या पढ़ा था, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होगा तो ब्राइट बैंड बनेगा, लेकिन यहां उल्टा है। अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हुआ तो ब्राइट की जगह यहां डार्क बैंड बनेगा, जिसको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहेंगे। अगर 1 लैम्डा की जगह 2 लैम्डा हुआ तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, फिर डार्क बैंड मिलेगा। अगर 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस हुआ फिर डार्क बैंड मिलेगा, उसको बोलेंगे थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। वहां पे जिन जिन पाथ डिफरेंसेस पे आपको ब्राइट बैंड मिल रहे थे, यहां उन पाथ डिफरेंसेस पे आपको डार्क बैंड मिलने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंटरफेरेंस की कंडीशन भी बदली जा सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो और वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें? नहीं बेटा, कंस्ट्रक्टिवली कभी इंटरफेयर नहीं करेंगी, बट स्टिल वहां पर डार्क बैंड बनने जा रहा है। तो कैसे, जरा समझते हैं। तो बेटा ध्यान से, ये आपने इसी वर्ड्स में लिखना है, तो आप साथ साथ में नोट कीजिए। इफ पाथ डिफरेंस x इज 1 लैम्डा देन होल वेव फ्रंट AB कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो लिखिए बेटा साथ साथ में, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स having a path difference of lambda by 2 with each other, having a path difference of lambda by 2 with each other। तो देखो बेटा, ओवरऑल पाथ डिफरेंस लैम्डा था, इसको भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ऐसे आप याद रखिए, पहले लिखेंगे कैसे। इफ पाथ डिफरेंस x इज लैम्डा तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
कैसे पार्ट्स? टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर दोनों पार्ट्स इक्वल हो तो पाथ डिफरेंस हाफ हो जाना चाहिए कि नहीं? हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 विद ईच अदर, हेंस दे इंटरफेयर। अब दोनों पाथ में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है कि नहीं? तो वहां दो कोहेरेंट सोर्सेस थे, तो यहां पे जब लैम्डा की बात करें, लैम्डा इस वेव और इस वेव का पाथ डिफरेंस है। इसमें बहुत सारी वेव्स हैं, तो पूरे वेव फ्रंट को दो हिस्सों में तोड़ो तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। हेंस दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। जब जब लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली टू गिव अ डार्क बैंड, to give a dark band, and this dark band is called first secondary minima। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहां पे मिला? जहां पे दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना था? 1 लैम्डा। अब इस चीज को डिटेल में समझते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। लिखने में हमने सिंपल वर्ड्स में लिखा, तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से चलने वाली वेव्स हैं, जब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आके मीट करती हैं, यहां पे आके मीट करती हैं, तो इस वेव का पाथ इससे लैम्डा लंबा है। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 1 लैम्डा। तो अगर पूरे वेव फ्रंट को हम दो हिस्सों में तोड़ दें, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पे 10 वेव्स हैं, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, दिस इज वेव नंबर 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज वेव नंबर 10। एग्जांपल ले रहा हूं, इट्स एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल। तो बेटा टोटल 10 वेव्स हैं इस वेव फ्रंट में, तो वेव 1 और वेव 10 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 1 लैम्डा। वेव 1 और 10 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है? 1 लैम्डा। तो वेव 1 और वेव 6 के बीच में कितना होगा? वेव 1 और वेव 6 के बीच में कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 होना चाहिए कि नहीं? तो वेव 1 और वेव 6 डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। सिमिलरली आगे बढ़ो, वेव 2 और वेव 7 के बीच में, वेव 3 और वेव 8, वेव 4 और वेव 9, वेव 5 और वेव 10 के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे वेव फ्रंट को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं, तो ऊपर वाले हिस्से की हर एक वेव के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में कोई एक वेव तो ऐसी मिलेगी जिसके साथ इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। तो जब लैम्डा बाय 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो डार्क बैंड बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा में हमने पहला क्या डिस्कस किया? अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है, होल वेव फ्रंट ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 विद ईच अदर। तो समझ आया? हर वेव के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से में कोई एक वेव है जिसके साथ इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। तो ये वेव्स पेयर में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, बट लिखने में शॉर्टकट में हमने लिखा, तो इस तरह हमें पता चल गया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहां पे बनेगा? जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। तो चलिए आगे रिलेट करते हैं इसके बाद। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन क्या आ गई? फर्स्ट डार्क बैंड। सो ए साइन थीटा 1 डैश, ए साइन थीटा 1 डैश। डैश किस लिए? क्योंकि डार्क बैंड है, और 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 लैम्डा के इक्वल। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। अगर तो एंगल लार्ज है तो आप सीधा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट अगर एंगल लार्ज नहीं है, अगर एंगल स्मॉल है, तो फिर आप स्क्रीन की पोजीशन को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा 1 डैश, और इट इज इक्वल टू जस्ट थीटा 1 डैश। ये किसके लिए? फॉर स्मॉल एंगल्स। जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा था, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो यहां थीटा किसके इक्वल आ गया? लैम्डा अपॉन ए के इक्वल आ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट बेटा ये फॉर्मूला उठा सकते हैं। तो बजाय इसके आप ऐसा कीजिए, ये आपको समझ आ गया होगा हमने क्या करना है, तो आप इसके आगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठाइए। आप सीधा लिखिए, इस स्टेप को एलिमिनेट करो, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं करके दिखा चुका हूं। नाउ फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा 1 डैश या थीटा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या बता रही है? y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? x कैपिटल D अपॉन ए। तो ये y 1 डैश होगा, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए।
कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा डी बाई ए, और पिछली क्लास में बताया था लैम्डा डी बाई ए पे हमें क्या मिलेगा? डार्क बैंड मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा पुट की हमने इस इक्वेशन में, तो हमें स्क्रीन पे पोजीशन भी मिल गई और जनरल कंडीशन भी आपको याद रखनी है। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो पहला डार्क बैंड a sin theta 1 dash इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर y1 डैश इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन A। दिस इज हाउ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज फॉर्म्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सपोज यहीं पे ये कहा जाता है x इज लैम्डा की जगह, बेटा ध्यान से समझिएगा इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर यहां पे कहा जाता है x इज 2 लैम्डा, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है, नाउ होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। अब 2 नहीं, अब 4 में डिवाइड करके देखो। ओवरऑल पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो कितना हो गया? 2 लैम्डा अपॉन 4। तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 ईच। तो इस पूरे वेव फ्रंट को हम 2 हिस्सों की बजाय 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में लैम्डा बाय 2, और तीसरे और चौथे में भी लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट वो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, फिर से डार्क बैंड मिलेगा। वो डार्क बैंड कौन सा होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो जब सेकेंडरी मैक्सिमा होगा तो उसकी कंडीशन होगी यहां पे a sin थीटा 2 डैश आप लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, या फिर y2 डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाय a। तो वहां से उसका फॉर्मूला भी आ जाएगा आपके पास, बट हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? तो बेटा इसके आगे आप लिखिए सिमिलरली, इसके आगे आप लिखेंगे सिमिलरली इफ पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा की जगह क्या लिखिए? n लैम्डा। n की वैल्यू बेटा 1 से स्टार्ट करेंगे हम। इफ पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, यहां पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। देन होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 नहीं, 2n इक्वल पार्ट्स। जब 1 लैम्डा था तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जब 2 लैम्डा था तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब n लैम्डा तो 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 between any two consecutive parts, between any two consecutive parts, between any two consecutive parts, किन्हीं दो consecutive parts के बीच में path difference कितना होगा? lambda by 2। hence दे की जगह आप लिखो n number of pairs, क्योंकि 2n parts है ना, hence n pairs जो है इसी वेवफ्रंट के 2n पार्ट्स थे तो n पेयर्स बनेंगे। दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली टू गिव अ डार्क बैंड कॉल्ड एज, अब इसको बोलेंगे हम nth सेकेंडरी मिनिमा। और वहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a sin थीटा n डैश इज इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा। एंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा n डैश, तो y1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा? n लैम्डा कैपिटल D बाय a। तो n लैम्डा कैपिटल D बाय a पे nth सेकेंडरी मिनिमा हमें मिलेगा। सो 1 लैम्डा d बाय a, 2 लैम्डा d बाय a, 3 लैम्डा d बाय a, इन पे हमें मिनिमा मिल रहे हैं, इनको सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं। इन जनरल nth सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन क्या हो जाएगी? n लैम्डा कैपिटल D बाय a। तो ये आप याद रखेंगे और इसी तरह से लिखना भी है, जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसके नोट्स बनाइए, इसी तरह से आप इसको पेपर में प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सेकेंडरी मिनिमास किस तरह से बने। यहां पे कंडीशन थोड़ी देखने में उल्टी जरूर लग रही है, हाँ फंडामेंटल इंटरफेरेंस की कंडीशन नहीं बदलती, इसलिए हमने ये चीजें इसको एक्सप्लेन की यहां पे इस फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार रिपीट कर लो ये वाला पार्ट, उसके बाद आगे बढ़िए। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। अब हम ब्राइट बैंड्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट की तो बात कर ली हमने, अब हम मैक्सिमास की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। तो अभी तक हमने कौन कौन से पाथ डिफरेंस लिए? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। 1 और 2 के बीच में यहां हाफ लैम्डा नहीं लेना है, 3 बाय 2 लैम्डा। इफ पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू 3 बाय 2 लैम्डा, तो आप इस तरह से शुरुआत करेंगे, इफ पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू 3 बाय 2 लैम्डा,
अगर ए और बी से चलने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है 3/2 लैम्डा। नाउ होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स। तो इसके बाद क्या होगा, यहां हम हर बार डिस्ट्रक्टिव की टर्म्स में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो 2 पार्ट्स, इन 3 में से 2 पार्ट्स, क्योंकि तीनों का आपस में पाथ डिफरेंस कितना है λ/2, 2 पार्ट्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, 2 पार्ट्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एंड थर्ड पार्ट, जो तीसरा पार्ट बचा, पूरे वेवफ्रंट को 3 हिस्सों में तोड़ा, 2 हिस्से तो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए, बट तीसरे हिस्से के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोई काउंटर पार्ट नहीं था। एंड थर्ड पार्ट appears on screen as a bright band, and this bright band is called फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या मैक्सिमम, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर पाथ डिफरेंस 3 λ/2 होगा तो पूरे वेवफ्रंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किन्हीं 2 हिस्सों का पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो पहला और दूसरा हिस्सा तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए, बट तीसरा हिस्सा बचा रह गया, उसके साथ किसी ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं की। तो एज रिजल्ट तीसरा पार्ट स्क्रीन पे अपीयर हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राइट बैंड, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब कोई आपसे पूछे इसका रीजन क्या है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट बैंड्स आर इक्वली ब्राइट, बट डिफ्रैक्शन में सेंट्रल बैंड इज ब्राइटेस्ट। ऊपर या नीचे जाएंगे तो ब्राइटनेस कम होती जाती है, तो ब्राइटनेस कम होने का कारण क्या है, वो यही है सेंट्रल मैक्सिमा जहां बन रहा है वहां पूरा का पूरा वेवफ्रंट कन्वर्ज हो रहा था। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जहां बन रहा है तो इसी वेवफ्रंट का 1/3 पार्ट वहां पे अपीयर हो रहा है, सिर्फ 1/3, 2 हिस्से तो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए। सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस 5 λ/2 होता तो आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते, किन्हीं 2 का आपस में पाथ डिफरेंस λ/2, कोई 2 डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए, कोई दूसरे 2 डिस्ट्रक्टिवली, तो 4 ने तो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो की, अब 5वां पार्ट बचा रह गया, इसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोई काउंटर पार्ट नहीं है। तो 5th पार्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज अ ब्राइट बैंड व्हिच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी देखो, सेंट्रल पे पूरा ब्राइट बैंड, फर्स्ट मैक्सिमा पे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे 1/3 ऑफ द वेव फ्रंट, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देन सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा में 1/5 ऑफ द वेव फ्रंट, और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा में 1/7 पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट वहां पे आएगा, बाकी आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके। तो जब उसी वेव फ्रंट का बड़ा छोटा पार्ट वहां अपीयर हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ब्राइटनेस कम होनी चाहिए, इंटेंसिटी कम होनी चाहिए कि नहीं, दैट्स इट। तो यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टर्म्स में ही, ठीक है। तो इसके आगे फिर वैसे ही आप ब्राइट बैंड्स के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं। x हम जानते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो यहां हमने बोला अगर x की वैल्यू 3/2 लैम्डा है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं a sin थीटा 1 डैश नहीं, क्योंकि मैक्सिमा की बात हो रही है, दैट शुड बी इक्वल टू 3/2 लैम्डा। अगर a sin थीटा 2 होता तो 5/2 लैम्डा, थीटा 3 होता तो 7/2 लैम्डा, और फिर वैसे ही फॉर small values of angles, for small values of theta 1, तो यही फॉर्मूला अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को यूज करूं तो x की वैल्यू क्या है 3/2 लैम्डा, सो y1 इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा कैपिटल D/A। तो स्क्रीन पे इस पोजीशन पे हमें एक ब्राइट बैंड मिलेगा जिसको हम नाम क्या देंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो इसमें यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 हमने ये रिलेशन लिखा, राइट। इसके बाद आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ये तो फर्स्ट था, तो सिमिलरली फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 λ/2, कितना होना चाहिए
2n+1 अपॉन 2 लैम्डा कहो या 2n+1 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू यहां 1 से ही, तो डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट में n की वैल्यू कहीं पे भी हम 0 से नहीं ले रहे, यहां n की वैल्यू 1 से ही लेनी है। तो जनरल कंडीशन आ गई x शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। जहां इतना पाथ डिफरेंस होगा वहां nth सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद यहां से दिस इंप्लाइज दैट a sin थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर इस इक्वेशन को यूज करें, yn की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस भी हमने डिराइव कर दी। इन कंडीशंस को डिराइव करने के बाद हम फ्रिंज विड्थ डिटरमिन करते हैं। तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा है, डबल है बाकी सबके मुकाबले में, और बाकी सबकी उसके हाफ है, और वो बाकी सबकी कांस्टेंट है। तो वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे आपने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं क्विकली शॉर्टकट में, फ्रंट ऑफ डिफ्रेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस कन्वेक्स लेंस ने कन्वर्ज की, पॉइंट O पे ये सारी वेव मीट की बिना पाथ डिफरेंस के, तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर की, तो सेकेंडरी मैक्सिमा बना। सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनता है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे। फिर अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, जो वेव्स ऊपर या नीचे मीट कर रही हैं, अगर डिफ्रेक्शन एंगल थीटा है तो इन दोनों वेव्स के बीच में, पॉइंट A से चलने वाली और B से चलने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, x क्या है, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो अगर वेव थीटा एंगल से बेंड हुई है तो पक्की बात है ये वेव फ्रंट भी एंगल, अब वेव फ्रंट कौन सा है, AD, एंगल थीटा से बेंड हुआ होगा। तो इस राइट ट्राइंगल में ये जो साइड BD है जिसको x कहा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गई, दैट इज इक्वल टू A sin थीटा। अब अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ तो डार्क बैंड मिलेगा, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। एक्सप्लेन कैसे करना है, 1 लैम्डा हुआ तो पूरे वेवफ्रंट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, दोनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डार्क बैंड। अगर 2 लैम्डा तो 4 हिस्सों में तोड़ो, किन्हीं दो का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, तो पहले दो और दूसरे दो में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां सेकेंडरी मिनिमा। इस तरह से आगे n लैम्डा पे हमें nth सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, बाकी आगे फॉर्मूले। ब्राइट बैंड सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बने, वहां पाथ डिफरेंस में हाफ लैम्डा आएगा। हाँ, हाफ को छोड़ के, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन आ रही है लैम्डा बाय 2 की, लेकिन 1/2 लैम्डा नहीं लेना, सीधा 3/2 लैम्डा से स्टार्ट करना है। 3/2 लैम्डा पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, 5/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस हुआ तो सेकेंड सेकेंडरी। कैसे, 3/2 लैम्डा तो पूरे वेवफ्रंट को 3 हिस्सों में तोड़ दो, तीनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, दो ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तीसरा बच गया, वो स्क्रीन पर ब्राइट बैंड की फॉर्म में अपीयर हो गया। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 5 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू 2 पुट करो, 5 लैम्डा बाय 2, पूरे वेवफ्रंट को 5 हिस्सों में तोड़ो, दो पेयर मतलब 4 हिस्से डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए, क्योंकि किन्हीं दो में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। बचा पांचवा हिस्सा, वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा एज अ ब्राइट बैंड। चूंकि फर्स्ट मैक्सिमम पे 1/3 ऑफ द वेवफ्रंट अपीयर हुआ, सेकंड में 1/5, थर्ड में 1/7, तो इसलिए इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये ग्राफ भी मैंने पिछली क्लास में आपको प्लॉट करके दिखाया था। अगर मैं यहां पर इसी ग्राफ को इस स्क्रीन के ऊपर अगर प्लॉट करूं तो यहां पे इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है बेटा। अगर मान लीजिए ये इंटेंसिटी एक्सिस बना दूं, ये पोजीशन ऑन द स्क्रीन हो गया। अब ये पोजीशन कौन सी है, सपोज ये पोजीशन है लैम्डा कैपिटल D बाय A, फिर ठीक इतने ही डिस्टेंस पे 2 लैम्डा D बाय A, इतने ही डिस्टेंस पे 3 लैम्डा D बाय A, और यहां पे भी माइनस लैम्डा D बाय A, -2 लैम्डा D बाय A, -3 लैम्डा D बाय A एंड सो ऑन। तो हमने देखा लैम्डा D बाय A पे डार्क बैंड था, 2 लैम्डा D बाय A पे भी डार्क बैंड था। तो पहला जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसमें इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, यहां से ग्राफ लेके जाओगे 0, ये यहां पे जाके टच करेगा, क्योंकि यहां पे जाके मिनिमा आ रहा है। तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन ये है। उसके बाद अगला मैक्सिमा इन दोनों के बीच में
3/2 लैम्डा डी बाई ए, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां पे अगली पीक आनी चाहिए, लेकिन ये पीक की हाइट कम है क्योंकि यहां इंटेंसिटी कम हो चुकी है। फिर वैसे अगला मैक्सिमा यहां पे आएगा, बट यहां इंटेंसिटी और कम हो चुकी है। इस तरह का ग्राफ बनेगा। ऐसे, हाँ पिछली क्लास में ऐसे बनाया था इसको, आज स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखा रहा हूं। सेंट्रल मैक्सिमा जहां इंटेंसिटी हाईएस्ट है, फर्स्ट सेकेंडरी पे उससे कम, सेकंड सेकेंडरी पे उससे कम, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। एनीवे, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में देखोगे तो डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन का डिफरेंस लोगे तो आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी, और दोनों विड्थ किसके इक्वल आएंगे? सो विड्थ या फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज डिफरेंस इन पोजीशंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा ले लो या मिनिमा ले लो, दोनों में से कुछ एक ले लो, और आप करके देखेंगे, आप वैल्यूज किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिफरेंस लेके देखो तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। सो लैम्डा डी बाय स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स फ्रिंज विड्थ, दिस इज फ्रिंज विड्थ। वहां पर इंटरफेरेंस में क्या थी? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। हाँ, अगर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिटरमिन करना हो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जिसको हम बीटा नॉट से डिनोट करते हैं, दैट इज डिफरेंस इन पोजीशंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है बेटा, यहां से लेके यहां तक मानी जाएगी। यहां फर्स्ट डार्क ऊपर वाली साइड है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और यहां नीचे वाली साइड, इसको हम डिनोट करेंगे बीटा नॉट से। सो बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा कैपिटल डी बाय ए माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। तो देखो दोनों की विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी? सो बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा डी बाय ए, या ऐसा भी कह सकते हैं ट्वाइस बीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो डबल होगी। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उन सब के रीजंस यहां पे आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ। सो दिस इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बाद एक कंसेप्ट आता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, तो जिन्होंने नोट नहीं किया बेटा वो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ने लगा हूं। तो व्हाट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस? और एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। टॉपिक में हेडिंग लिखी होगी वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या है? मतलब कहां तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है और उसके आगे आपको वेव यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा, वेव है तो वेव बेंड होती है, तो कितने डिस्टेंस तक आप जाएं, ज्यादा से ज्यादा, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय z विद द सबस्क्रिप्ट f, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। सो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स में हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन से स्लिट से ज्यादा कितने डिस्टेंस तक हम जाएं कि डिफ्रेक्शन का कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट ना हो, बेंडिंग का कोई एप्रिशिएबल इफेक्ट ना हो, हम बेंडिंग को नेग्लेक्ट कर सकें, हम बेंडिंग को कंसिडर ही ना करें, हम ये मान के चलें कि रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसको बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, सो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट at which the effect of diffraction can be neglected. Effect of diffraction can be neglected. Bending के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक, इससे ज्यादा दूर गए तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा फर्क पड़ चुका होगा। तो बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको मीनिंग तो समझ आ गया, इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सो राइट डाउन, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, इट इज द मैक्सिमम
या इट इज द मैक्सिमम भी छोड़ दीजिए, हम जब मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो हम एग्जैक्ट उस डिस्टेंस के टर्म में बात करते हैं. सो व्हाट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस? फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ screen from slit at which आप इसको बोल सकते हैं लीनियर स्प्रेड कह सकते हैं. फैलाव इज इक्वल टू साइज ऑफ स्लिट, या ऐसा कह लो, या लीनियर स्प्रेड की जगह आप ये भी कह सकते हैं हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो हाफ विड्थ है, हाफ विड्थ मतलब ये ऐसा कहो फैलाव, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन कहां पे है? 0 पे. लेकिन इसके ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इसका फैलाव, इसका लीनियर स्प्रेड किसके इक्वल होना चाहिए? साइज ऑफ द स्लिट के इक्वल. लीनियर स्प्रेड मतलब ये जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा की जो बाउंड्री है, ये जो डिस्टेंस है यहां पे, जहां पे फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? स्मॉल a के इक्वल, साइज ऑफ द स्लिट के इक्वल. या ऐसा कहो हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू साइज ऑफ स्लिट. हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू साइज ऑफ स्लिट. तो जिस डिस्टेंस पे ऐसा हो, उस डिस्टेंस को हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहेंगे. अब कईयों के दिमाग में डाउट आएगा, मैंने बोला था स्लिट की मेन इमेज ये है सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा का साइज कितना होगा? 2a, और स्लिट का साइज कितना है? a. अब आप बोलोगे सर वहां पे तो सेंट्रल मैक्सिमा डबल दिख रहा है स्लिट के साइज के, तो फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमने बेंडिंग के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं है कि ये जो डार्क बैंड है, ये एक लाइन मिलेगी आपको, ये इतना रीजन आपका डार्क बैंड होगा जहां पे इंटेंसिटी कम है, ये रीजन आपको डार्क बैंड की फॉर्म में अपीयर होगा. तो जो सेंटर में ब्राइट अपीयर हो रहा है, ब्राइट सिर्फ इतना सा अपीयर हो रहा है, क्योंकि जब हम ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कह रहे हैं, हम दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं. तो डार्क को ये कि डिस्क्रीट लाइन थोड़ी है, इस लाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तक डार्क बैंड एक्सटेंड कर रहा है, यहां तक ये इतना पोर्शन डार्क होगा, यहां से इतना डार्क होगा, ये बीच में हो सकता है ये साइज ए से थोड़ा बड़ा हो जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें अपीयर हो रहा है. बट जब मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए. तो हमने प्रिसाइज डेफिनेशन यही समझी कि जब फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन साइज ऑफ द स्लिट के बराबर आ जाए, या ऐसा बोलो हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा साइज ऑफ स्लिट के बराबर हो जाए, या लीनियर स्प्रेड जो है साइज ऑफ स्लिट के बराबर हो जाए, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस. ठीक है, दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं y1 डैश इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए? साइज ऑफ द स्लिट के इक्वल. और y1 डैश क्या होता है? लैम्डा d बाई a. दिस इंप्लाइज दैट इज y1 डैश इज इक्वल टू a कब? व्हेन d इज इक्वल टू z फ्रेस्नेल, जब d किसके इक्वल है? z फ्रेस्नेल के इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट, अब y1 डैश की पोजीशन क्या है? लैम्डा कैपिटल D बाई a. कैपिटल D को क्या लिखेंगे? z फ्रेस्नेल अपॉन a, दैट इज इक्वल टू a. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहां से फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है. दिस इंप्लाइज दैट z फ्रेस्नेल इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा. तो ये भी बेटा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था. क्लियर? आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी. एक चीज और छोटी सी, अगर कहीं यहां बेटा हमारी स्लिट्स रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, रेक्टेंगुलर अपर्चर है इनका, अगर रेक्टेंगुलर अपर्चर की जगह स्लिट का अपर्चर सर्कुलर हो, अगर सर्कुलर अपर्चर हो, तो सर्कुलर अपर्चर होने के साथ, अगर सर्कुलर अपर्चर है स्लिट का, तो जहां जहां हम लैम्डा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैम्डा के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.22, तो सभी फॉर्मूले में 1.22 लैम्डा हो सकता है. जैसे यहां पर भी इट इज a स्क्वायर अपॉन लैम्डा. अगर स्लिट ऐसे पैरेलल नहीं है, इसके जो अपर्चर है मतलब रेक्टेंगुलर स्लिट नहीं है, अगर सर्कुलर स्लिट है तो यहां पे भी 1.22 लैम्डा आ जाना चाहिए. ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी. तो बेटा डिफ्रैक्शन में यही था.
हाँ, डिफ्रैक्शन के बेसिस पे एक टॉपिक हमें और समझना है, दैट इज रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन कहो या रिजॉल्विंग पावर, या रिजॉल्विंग पावर, ये हम बात करेंगे। ये 2020 में तो ईयर 2020 में तो सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया ये टॉपिक, बट बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स जो बड़े करीब हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनकी इमेजेस ओवरलैप कर रही हूं। अगर इनकी इमेजेस ओवरलैपिंग बनेंगी तो हम बोलेंगे ये अनरिजॉल्व्ड इमेजेस हैं। क्या है? अनरिजॉल्व्ड इमेजेस। अगर डिस्टिंक्ट बनी, इनकी बाउंड्रीज ओवरलैप नहीं कर रही होंगी, तो हम बोलेंगे ये रिजॉल्व्ड या प्रॉपरली रिजॉल्व्ड या वेल रिजॉल्व्ड इमेजेस हैं। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स के केस में ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपली एक रे-लीग्स क्राइटेरिया ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन है। रे-लीग्स क्राइटेरिया ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन। 2020 में तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है इससे, बट ये फंडामेंटल कंसेप्ट और बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए बेटा, जब आप अपने मोबाइल के कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, अगर कोई बढ़िया रेजोल्यूशन का कैमरा है और एक कम रेजोल्यूशन का कैमरा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों से फोटोग्राफ आपने क्लिक की, जब फोटोग्राफ क्लिक करके आप जूम कर रहे हैं तो एक पहले जिसमें कम रेजोल्यूशन है उसमें आदमी तो क्लियर दिख रहा है, उसका फेस दिख रहा है, फेशियल फीचर्स दिख रहे हैं, कपड़ों का रंग दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। लेकिन अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगी तो आप प्रॉपरली जूम करेंगे तो जो ज्यादा रेजोल्यूशन वाला कैमरा है उस पर हो सकता है अगर एक बाल भी कहीं दिख रहा है तो वो भी डिटेल आपको दिखे। कपड़ों के ऊपर अगर कोई बारीक सा चेक है तो बारीक चेक भी आपको दिखे। तो हम बोलते हैं इस कैमरा की रेजोल्यूशन ज्यादा है, डिटेल ज्यादा दिखा पा रहा है। मतलब जो छोटी छोटी डिटेल है उनकी इमेजेस ओवरलैपिंग नहीं बन रही, दो बालों की इमेजेस ओवरलैप नहीं कर रही, एक बाल भी अलग दिख रहा है हमें। अगर कोई एक बाल अलग जा रहा है कहीं तो वो भी हमें दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं वेल रिजॉल्व्ड इमेज। वेल रिजॉल्व्ड मतलब नॉन ओवरलैपिंग, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो चलिए एनीवे, रे-लीग ने क्या कहा? रे-लीग ने कहा जब भी किन्हीं दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए दो पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स की जब इमेजेस बनेंगी तो उस पर भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड के ऊपर मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया, यहां पे बोर्ड पे लाइट फॉल कर रही है तभी मुझे ये बोर्ड दिख रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट कम करेगा, व्हाइट कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ब्लैक कलर की बाउंड्री से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो डिफ्रेक्शन हो सकती है। अगर मैं दूर चला जाऊं तो मुझे ये पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस कॉर्नर से आने वाली जब रिफ्लेक्ट होकर वेव्स आएंगे, जो इस कॉर्नर से आएंगी इस कॉर्नर से आएंगी, जब तक वो मेरी आंख तक पहुंचेगी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, मुझे ओवरऑल ब्राइट बैंड दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा दूर चला गया जहां पे डिफ्रेक्शन का इफेक्ट एप्रिशिएबल होगा तो मुझे ये पॉइंट दिखेगा ही नहीं, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, अब हम बात कर रहे हैं दो क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स की, कि जब भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम इनको व्यू करेंगे तो जब हमें इनकी इमेजेस मिलेंगी तो उन इमेजेस में भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहे होंगे, उन इमेजेस में भी डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहे होंगे। ये पहले ऑब्जेक्ट का डिफ्रेक्शन मैक्सिमा और मैक्सिमा के बाद ही ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा पैटर्न बना। एंड लेट अस से जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले का सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहां पे आ गया और इसका भी ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है। ठीक है, एंड सपोज दिस डिस्टेंस d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा मतलब मेन इमेजेस के बीच में डिस्टेंस, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू, इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें दिख रहे हैं उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? d। और दोनों में से कोई एक, चाहे इसको देख लो चाहे ब्लू वाले को देख लो, इसमें फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d डैश। सो d डैश इज डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ आइदर, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ आइदर। समझ आ गया? कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस बन रही है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, मतलब जो डोमेन इमेजेस है उनके,
तो उनके सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन है कैपिटल डी, और दोनों में से किसी एक में फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच की सेपरेशन है डी डैश, जो भी कम है दोनों में से उसको ले लो, ठीक है। अब रे लीक क्राइटेरिया ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन में 3 कंडीशंस हैं। वो कहता है भैया अगर d इज लेस देन d डैश, दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन कम है किसी के सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा की सेपरेशन के बीच से, तो हम बोलते हैं इमेज इज अनरिजॉल्व्ड। क्या बोलेंगे इसको? अनरिजॉल्व्ड इमेज। अगर ये डिस्टेंस इसके इक्वल निकला तो हम बोलेंगे इट इज जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड। और अगर ये कैपिटल डी ग्रेटर देन डी डैश हुआ तो हम बोलेंगे वेल रिजॉल्व्ड या प्रॉपरली रिजॉल्व्ड इमेज। दिस इज रे लीक्स क्राइटेरिया ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन। और आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, क्योंकि मेन इमेज क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पे बीच में आएंगे तो डार्क बैंड दिखना, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया। अगर ये डिस्टेंसेस दोनों इक्वल है तो बीच में मार्जिनल था, थोड़ा सा डार्क बैंड आपको दिखेगा, और 2 ब्राइट अलग अलग दिख रहे हैं, तो दोनों डिस्टिंक्ट दिखेंगे, नॉन ओवरलैपिंग देखेंगे, तो हमने बोला जस्ट रिजॉल्व। अगर ये गैप और ज्यादा होता तो बीच में डार्क बैंड और बड़ा हो जाता, प्रॉपरली सेपरेटेड दिखते तो वेल रिजॉल्व। लेकिन अगर ये कम हो गया गैप, जैसे मान लो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा और ये सेकंड का, देखो इनके सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल करीब करीब है, फर्स्ट मैक्सिमा के साथ डिस्टेंस ज्यादा है, तो बीच में डार्क बैंड दिखाई नहीं, दोनों ब्राइट बैंड ओवरलैप करते हुए दिखे हमें। जब ओवरलैप करते हुए दिखे तो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब इमेज हमें कैसी दिखेगी? अनरिजॉल्व्ड इमेज हमें यहां पर दिखने जा रही है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। स्टिल कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब मैं आता हूं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले आपसे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट टेलीस्कोप का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप, और फिर से टेलीस्कोप का भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर, तो बेटा याद रखिएगा सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं आरपी से। So RP is resolving power. Resolving power is always equal to reciprocal of limit of resolution. Limit of resolution. जैसे power of a lens is reciprocal of focal length. Conductance is reciprocal of resistance. Resistance ज्यादा होगी तो conductance कम, resistance कम होगी तो conductance ज्यादा। Power reciprocal of focal length. फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा। वैसे ही रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर कम, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। अब सवाल यह है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है? ये वो लिमिट है, ये वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कि अगर इतना डिस्टेंस इनके बीच में मेंटेन किया तो ही ये आपको डिस्टिंक्ट दिखेंगे। अगर डिस्टेंस इससे कम हो गया तो ये डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे, ओवरलैपिंग इमेजेस देखेंगी, मतलब अनरिजॉल्व्ड इमेजेस आपको दिखेंगी। तो इट इज द मिनिमम सेपरेशन, सो यू कैन राइट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, सेपरेशन में ये लिख लीजिएगा बेटा, सेपरेशन में बी एंगुलर, सेपरेशन में बी लीनियर। लीनियर डिस्टेंस या दोनों के बीच में एंगुलर डिस्टेंस अगर आप ले लें, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे appear distinct, at which they appear distinct। जब आप उनको देखें तो वो आपको डिस्टिंक्ट दिखें, प्रॉपरली रिजॉल्व दिखें, ओवरलैपिंग ना देखें। तो कम से कम कितनी सेपरेशन हो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर डिस्टिंक्ट। हाँ, ये सेपरेशन एंगुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में इससे कम डिस्टेंस हुआ तो वो ओवरलैपिंग इमेजेस देखेंगे, हमें अलग अलग नहीं देखेंगे, प्रॉपरली रिजॉल्व्ड इमेज नहीं मिलेगी। दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब आप सोचो जिसके लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम है, मान लो 2 माइक्रोस्कोप्स हैं, एक के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 मिलीमीटर। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से कम हुआ तो हमें ओवरलैपिंग इमेजेस देखेंगी।
दूसरी माइक्रोस्कोप के लिए डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर, कि भाई 0.1 मिलीमीटर तक तो वो डिस्टिंक्ट देखेंगे, उससे कम करोगे तो ओवरलैप होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसकी 0.1 है, एक के लिए 1 मिलीमीटर, एक के लिए 0.1, तो पक्की बात है उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है कि वो 0.1 मिलीमीटर की सेपरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स भी, उनकी भी डिस्टिंक्ट इमेजेस हमें बना कर देगा। लेकिन पहले वाला जिसमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिलीमीटर थी, अगर 0.9 मिलीमीटर भी हो गया डिस्टेंस तो ओवरलैपिंग इमेजेस मिलेगी, ठीक है। सो इसलिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मिल जाए, दूसरा अपने आप अपीयर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। चलिए माइक्रोस्कोप से पहले टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी फॉर्मूला हम टेलीस्कोप का डिस्कस कर चुके हैं रिजॉल्विंग पावर का। सो टेलीस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो लीनियर नहीं है बेटा, एंगुलर है। इसको हम डी थीटा लिखते हैं, डी थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे, तो वहां यहां से जब डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो लीनियर ना मेजर करके हम एंगुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी आपको याद होगा, बताया था अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एज ए रिजल्ट रिजॉल्विंग पावर जो यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा होगी वो होगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा। एक तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, दूसरा अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसीलिए टेलीस्कोप में हम प्रेफर करते हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस चूज करें जिसका अपर्चर ज्यादा से ज्यादा हो। उसके दो फायदे हैं, एक तो लाइट गैदरिंग पावर बढ़ेगी, दूसरा रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, कोई एक याद होगा, दूसरा तो उसका रेसिप्रोकल है ही। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहां पे कौन सी लिमिट है, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर, ठीक है, दिस इज एंगुलर लिमिट। अब जरा बात करते हैं बेटा माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप के केस में यहां एंगुलर लिमिट नहीं होती, लीनियर लिमिट होती है, डी। अब ये डी किसके इक्वल है, इट इज ये बेटा 1.22 अभी बताया था ना, सर्कुलर अपर्चर में ये फैक्टर आ जाता है 1.22। तो चूंकि यहां लेंसेज का अपर्चर सर्कुलर ही है तो इसलिए 1.22 आएगा क्या, स्मॉल डी इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन बीटा। अब अभी बताता हूं ये म्यू क्या है और बीटा क्या है, बट चलिए अगर डी मिल गया तो रिजॉल्विंग पावर रेसिप्रोकल ऑफ डी होगी, वो हो जाएगी 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो पहला स्टेप एटलीस्ट आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको इनके मीनिंग। तो बेटा लैम्डा तो आपको पहले से क्लियर है कि लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अब यहां पे म्यू और बीटा क्या है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है माइक्रोस्कोप का, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया O। अब O से चलने वाली रेज इसके अपर्चर पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे जो एंगल यहां पे वर्टिकल एंगल सबटेंड कर रही हैं, इस वर्टिकल एंगल का जो हाफ होगा, दिस सेमी वर्टिकल एंगल, दिस इज बीटा, दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज बीटा। बीटा बढ़ेगा तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी और रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी। बीटा कैसे बढ़ सकता है, इस ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो बीटा बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट से ज्यादा पास आप नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में होता है, इसके फोकस के जस्ट आउटसाइड हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो आप फोकस पे ले आओगे तो बात नहीं बनेगी, ना ही आप उसको क्रॉस कर सकते हो। तो इसमें भी एक लिमिट आ जाती है कि आपको रखना तो F0 के बाहर ही है। यहां से सिंपल वर्ड्स में कहूं, आपने अपनी बायो लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स देखी होंगी, उसमें स्लाइड को रखने की जगह फिक्स्ड है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे तो आप कर नहीं सकते। हाँ, फिर भी हम इसको पास लेकर आए तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, बट एक लिमिट है, जितना ये सेमी वर्टिकल एंगल बीटा बढ़ेगा, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, सेमी कोनिकल एंगल जो बन रहा है। अब बीटा के लिए लिमिट आ गई। अब सवाल ये कि म्यू क्या है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में आप एक मीडियम फिलअप कर देते हैं, एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम आ गया, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सो दिस इज म्यू।
आपको ये चीज समझ आई? तो जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर या उतना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इस माइक्रोस्कोप के लिए। दैट इज वाई वी यूज ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स। सो ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ऑयल फिल्ड होता है। ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स ये किस लिए यूज किया जाता है बेटा? ये इसलिए यूज किया जाता है रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए। आप कोई सेल देख रहे हैं, उसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स की डिटेल्स आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो ज्यादा रिजॉल्व्ड इमेजेस चाहिए, तो हम ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप्स इस्तेमाल करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स एक फैक्टर और पे डिपेंड कर रही है रिजॉल्विंग पावर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अगर आप रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज करेंगे तो ज्यादा रिजॉल्व्ड इमेजेस बनेंगी। ब्लू कलर लाइट मतलब वेवलेंथ कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है? चलिए, आपने एक नाम सुना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिनमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल लाइट की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम। क्यों? और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो दिखा सकती है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपको नहीं दिखा सकती। ज्यादा डिटेल्स दिखा सकती है, इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। अभी अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वहां पे हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन बीम को जब हमने एक्सेलरेट करके भेजा, एक इलेक्ट्रॉन बीम को अप्रोक्सीमेटली 54 वोल्ट से जब हमने एक्सेलरेट किया, वहां पे हम ड्यूअल कैरेक्टर चेक करेंगे। पहले मैटर का भी ड्यूअल कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे, उसकी विजिबल इमेज हमें बना के दे दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यह सारा सेटअप होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं जो नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया। या ऐसा कहूं, अगर आप 100 वोल्ट से किसी इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जनरल फॉर्मूला 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम यूनिट, इतनी इसकी वेवलेंथ होगी। तो अगर रूट ऑफ 100 10 होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.227 एंगस्ट्रॉम यूनिट वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर शो करेगा, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 1.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। जब आपने 100 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, इससे ज्यादा वोल्ट से करोगे तो वेवलेंथ इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है? मतलब ऑर्डर क्या हुआ? 10 टू द पावर -10 मीटर। विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है? 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये उसका 1/1000 है। तो वेवलेंथ अगर 1/1000 होगी तो रिजॉल्विंग पावर 1000 टाइम्स हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर शो करता, अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ हो सकता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसके लिए फॉर्मूला ये है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ इतनी होगी। जब वेवलेंथ इतनी है तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ मिनिमम 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर हो सकती है। तो ये इसके 1000 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, 1000 से भी ज्यादा टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4000 टाइम्स है, 3 to 4000 टाइम्स। तो इसका मतलब विजिबल लाइट का रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर कम होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं, उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ बहुत कम है, तो एज ए रिजल्ट रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्यों हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। नो डाउट ये टॉपिक 2020 में एलिमिनेट किया गया था सिलेबस से, बट इसमें बड़ी छोटी छोटी बारीकियां थी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके साथ बेटा डिफ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा इस चैप्टर से एक ही पार्ट, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।